प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारा हमारा टॉपिक हो चुका है। तो जिस अगला टॉपिक हमारा जो है संसद, अध्याय 12 में आता है, मतलब पॉलिटी, जब लक्ष्मीकांत की पुस्तक से पढ़ेंगे तो उसमें। तो पार्लियामेंट का गठन कैसे होता है, क्या क्या इसके अंग होते हैं, किस तरह से इसकी क्या योग्यताएं होती है इसकी सदस्यता लेने के लिए, तो इन सारी बातों का यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कुछ ऐसा दिखता है हमारा संसद भवन, और बहुत जल्द इसकी नई बिल्डिंग बनकर आ रही है ना, बन रही है नई बिल्डिंग। तो ये पुराना अंग्रेजों के जमाने में बना हुआ संसद भवन। तो संसद केंद्रीय सरकार का विधायी अंग है। ठीक है, संसद क्या है? केंद्रीय सरकार का एक विधायी अंग है। विधायी मतलब एक जहां पर क्या बनता है, संसद में कानून बनता है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 यानी संविधान का भाग 5, ठीक है, संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 79 से 122 यानी 79 से अनुच्छेद 122 तक किसका वर्णन है? संसद के गठन, उसकी संरचना, अवधि, अधिकारियों की प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति के बारे में वर्णन करता है हमारा अनुच्छेद 79 से लेकर के 122, जो संसद के गठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों, प्रक्रिया और विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। संसद के गठन की क्या प्रक्रिया होती है? तो इसके तहत अगर हम आगे आते हैं तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग है। ठीक है, भारतीय संसद के 3 अंग है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर, यानी कि 1954 में क्या हुआ, राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः क्या बना दिया गया, राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया। मतलब 1954 के पहले राज्यसभा और लोकसभा के रूप में राज्य परिषद, राज्यसभा को राज्य परिषद और लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। ठीक है, तो इनके बाद इसका नाम राज्यसभा और लोकसभा 1954 के बाद किया गया। राज्यसभा क्या होती है? हमारी उच्च सदन है संसद का। ठीक है, यह कह सकते हैं दूसरा चैम्बर है, या बड़ों की सभा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को बड़ों की सभा भी कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निचला सदन या पहला चैम्बर या चर्चित सभा कहा जाता है। ज्यादातर जो चर्चाएं होती है वो कहाँ पर होती है? लोकसभा में ही होती है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, और जबकि लोकसभा में क्या होता है? संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा में क्या होता है? जो सांसद चुन करके जाते हैं, ठीक है, जिन सांसदों को हम चुन करके भेजते हैं, वो कहाँ पर? वो लोकसभा में जाकर के वो अपना प्रतिनिधित्व करते हैं जाकर के। और राज्यसभा में क्या होता है? राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि राज्यसभा में होते हैं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, और लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का एक तरह से प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो संसद, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ऐसा मतलब कोई प्रावधान नहीं कि राष्ट्रपति इस सदन का सदस्य होगा। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, और ना ही वह संसद में बैठता है। लेकिन क्या है? राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का है, ना राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन वो संसद में बैठता है। लेकिन और संसद में बैठता है, और वह और ना ही मतलब वो संसद में बैठ करके पूरी कार्रवाई में हिस्सा लेता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो सदस्य जरूर, अभिन्न अंग जरूर है मतलब संसद का। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता, तब तक विधि मतलब कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति को क्या कहा गया? संसद का अभिन्न अंग माना गया, क्योंकि कोई भी विधेयक, कोई भी कानून तब तक नहीं बनता तब तक राष्ट्रपति उसे अंतिम मोहर राष्ट्रपति की ना लग जाए, अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति की ना मिल जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है, जैसे कि राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है। जब सत्र प्रारंभ होता है तो राष्ट्रपति एक, यानी कि सत्र शुरुआत करने की एक शुरुआत कर सकता है ना, और सत्र अवसान, सत्र समाप्त, समापन की भी घोषणा राष्ट्रपति करता है।
तो लोकसभा को विघटित भी कर सकता है राष्ट्रपति, सत्र को आहूत भी कर सकता है, सत्र अवसान भी कर सकता है, और जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी भी कर सकता है। ठीक है, ये सारे काम राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसी और राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। तो इस मामले में अगर कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य है, लोकसभा का भी क्वेश्चन घुमाने उलझाने वाला आ जाए, तो राष्ट्रपति संसद के सदन के किसी भी सदस्य का सदस्य नहीं होता है। हाँ, उसके अभिन्न अंग जरूर है वो संसद का। ठीक है, और क्यों अभिन्न अंग है अगर पूछ दिया जाए तो इसलिए क्योंकि कोई भी विधेयक, कोई भी कानून तब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना नहीं बन सकता है, इसलिए भी राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। और आगे कहते हैं कि भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ये हम पढ़ ही चुके हैं कि भारतीय संविधान किस पर आधारित है, ज्यादातर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। तो ब्रिटेन की संसद राजा या रानी, जिसको कहते हैं संसद को ताज, है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड। देखो, ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ, ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, और निचले सदन को क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। इसी आधार पर भारत में भी राज्यसभा और लोकसभा उच्च सदन और निचला सदन बनाए गए। तो इसके विपरीत अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता है, अमेरिका में ऐसा प्रावधान है। ठीक है, अमेरिका में विधानमंडल को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट यानी ऊपरी सदन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचले सदन होते हैं। यानी कि अमेरिका में क्या होता है, विधानमंडल जो होता है उसको कांग्रेस नाम दिया जाता है, और उसी कांग्रेस के अंतर्गत दो सदन होते हैं, एक ऊपरी सदन जिसको सीनेट कहा जाता है, और एक निचला सदन जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ये अमेरिका के संसद की बात हो गई, और ब्रिटेन की भी हमने पढ़ ली और भारत की भी पढ़ ली। अब सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी और कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है, और इसलिए ये संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह, जैसे ब्रिटेन की संसद में उनको जो उनका जो राजा है उसको क्या कहा गया, ताज राजा बनाया गया। वहां पर राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, राजा है। वैसे ही हमारे यहाँ तो संसद में क्या है, राष्ट्रपति है, राजा ना होकर के क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है, ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह हमारे यहाँ भी क्या है, राष्ट्रपति है। ठीक है, वही दूसरी ओर राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है, और इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आती है राज्यसभा की संरचना। अब संसद की हमने बात कर ली, अब संसद में राज्यसभा और लोकसभा दो आते हैं। अब राज्यसभा का निर्धारण कैसे होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, इसकी बात करें तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित होती है, 250। ठीक है, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि अधिकतम संख्या 250 है। 250 सदस्य निर्धारित है अधिकतम राज्यसभा में, और इनमें से 238 सदस्य किसके होते हैं, राज्यों के व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि। ठीक है, 238 सदस्य राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जिनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, और जबकि जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर हो गया, रेखा रेखा हो गई, ये सभी लोग क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं। तो ये 12 सदस्य शिक्षा, है ना, विज्ञान, संस्कृति और इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोग होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वर्तमान में बात करें तो राज्यसभा में कितनी सदस्य हैं, 245 सदस्य है राज्यसभा में वर्तमान में। ठीक है, अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 250 होनी चाहिए, वर्तमान में 245 है। उन 250 में 238 सदस्य राज्यों और संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होंगे, और 12 सदस्य होंगे मनोनीत किए गए। तो इनमें से जो 245 सदस्य हैं वर्तमान में, इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 4 संघ क्षेत्रों का संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। ठीक है, 29 सदस्य, 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ क्षेत्रों का, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का वर्णन भी किया गया है। ठीक है, संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए व राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो सीटें ये निर्धारित की गई हैं, इन सीटों की बात किसमें वर्णन किया गया, अनुसूची 4 में।
अब राज्यों का प्रतिनिधित्व में आता है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करते हैं? राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे होता है। ठीक है, और चुनाव किससे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसका चुनाव होता है। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं और चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा। और राज्यसभा के लिए जो सीटों की बंटवारों की बात आती है, ठीक है, राज्यसभा में जो सीटों के बंटवारा और उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के लिए जो राज्यों की सीटें होती हैं कि किस राज्य में, ऐसा कह दिया जाए उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं राज्यसभा के लिए, तो क्या है कि किसके आधार पर किया गया? ये 100 सीटें अगर निर्धारित की गई तो 100 सीटें किस आधार पर निर्धारित की गई? क्योंकि उसकी जनसंख्या के आधार पर, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, उसी आधार पर इसको किया गया। ठीक है, तो राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और इसलिए क्या होता है, राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में कुछ होगा, बंगाल में कुछ होगा, यूपी में कुछ है, एमपी में कुछ है ना, तो उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होता है। उत्तर प्रदेश में 31 सदस्य हैं। ठीक है, 100 मैंने ऐसे उदाहरण करके बताया आपको, 100 है मतलब कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा में सिर्फ एक ही सदस्य है राज्यसभा का। तो ऐसे जनसंख्या के आधार पर होता है, किसी में 80 है तो किसी में 30 है तो किसी में 5 है, किसी में 4। तो ये क्या है, मतलब ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया गया। तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो जनसंख्या के आधार पर राज्य उत्तर प्रदेश ही माना जाता है, तो वो क्या है, उसमें सबसे अधिक सीटें 31 उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर बराबर होता है और जनसंख्या के आधार पर वहां कोई वितरण नहीं होता, अपने यहाँ जनसंख्या के आधार पर होता है। और अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और अमेरिकी सीनेट में केवल कितनी संख्या है? 100। सीनेट किसको कहा गया अमेरिका में? उच्च सदन को। अपने यहाँ उच्च सदन को क्या कहा गया? राज्यसभा कहा गया। तो यहाँ अमेरिका के सीनेट में कुल 100 सीटें हैं। अपने उच्च सदन में कितनी है? 250 अधिकतम सीटें हैं। वर्तमान में 245 है, जिनमें 229 है राज्यों की और 12 मनोनीत। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य को अमेरिका में 2-2 सीटें प्राप्त हैं, ऐसे करके अमेरिका में आवंटन किया गया है, ना कि जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है? इसमें राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधित्व इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है। यानी कि जो राज्यसभा में जो संघ राज्य क्षेत्र है, उसमें जो प्रतिनिधित्व राज्यसभा के चुने जाएंगे प्रतिनिधि, वो क्या है? निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। और ये चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और 9 संघ राज्य क्षेत्रों में सिर्फ जो 3 है ऐसे, जिनमें से दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में है। अन्य 6 संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम है, इस कारण राज्यसभा में उन्हें अलग से प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से है जो राज्यसभा में जिसका यानी कि जो प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ठीक है, यह करता है तो दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर ही प्रतिनिधित्व करते हैं, बाकी कोई भी केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करता है, क्योंकि उनकी जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम है। नामित या नाम निर्देशित सदस्य क्या है? जो जो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं 12 सदस्य, वो क्या है, किस तरह से, किस क्षेत्र से आते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव हो। ठीक है, साहित्य के संदर्भ में हो, विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, कला के क्षेत्र में दिया हो, खेल के क्षेत्र में दिया हो। तो जैसे आपने देखा कि रेखा का है, सचिन तेंदुलकर का क्या है, अपने अपने क्षेत्रों में इनका एक अच्छा स्थान है, तो इनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। तो ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि ये नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके
और कहते हैं लेकिन अमेरिकी संसीनेट में ऐसे कोई नामित सदस्य नहीं होता, ये भारत में ही ये प्रावधान है, अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है लोकसभा की संरचना की। लोकसभा की संरचना कैसे होती है और ये तो राज्यसभा की हो गई। ठीक है, तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? 552। अधिकतम संख्या लोकसभा की 552। इनमें से 530 किसके होते हैं? राज्यों के प्रतिनिधित्व के प्रतिनिधि होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि 530, और 20 किसके होते हैं? संघ राज्य क्षेत्रों के। ठीक है, उसमें कितने होते थे? 250 निर्धारित थे, 245 वर्तमान में थे, 229 होते हैं राज्यों के, और अन्य मनोनीत होते हैं। ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या निर्देशित भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से कुल 552 संख्या लोकसभा के सदस्यों की निर्धारित की गई है। 530 राज्यों के, 20 संघ के, 2 एंग्लो इंडियन, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, तो वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, निर्धारित कितने थे? 552, उनमें से 545 सदस्य हैं लोकसभा में। इनमें से 530 सदस्य हैं राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं। ठीक है, राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसा है लोकसभा के अंतर्गत अगर बात करें तो लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचक क्षेत्रों के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, हम लोग चुन करके उनको भेजते हैं, तो क्या है, वो प्रत्यक्ष रूप से उनको हम निर्वाचित करके उनको लोकसभा में यानी संसद में भेजते हैं। तो भारत के हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार रखता है, और वो प्रत्यक्ष रूप से मतदान करके इन सदस्यों का चुनाव करता है। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा क्या हुआ था? मत देने की आयु की सीमा को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी कि 1988 के पहले मत देने की आयु 21 वर्ष थी। ठीक है, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 में जो किया गया 61वां, उसके बाद आयु सीमा को घटाकर 21 कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है लोकसभा में अगर बात करें तो संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। ठीक है, चुनने की विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है संविधान में संसद के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को। तो इसी के तहत क्या है, संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया था, जिसके तहत क्या होता है, संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, ये संघ राज्य क्षेत्रों में भी वैसे ही प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जैसे कि अन्य राज्यों में होता है। अब नामित या निर्देशित सदस्य कौन से हैं? तो 2 सदस्य नामित होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो एंग्लो इंडियन समुदाय से आते हैं, जो और समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के लोगों को नामित या निर्देशित कर सकता है। ठीक है, अगर इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो शुरुआत में 1960 तक ये उपबंध था, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस उपबंध को 2020 तक फिर बढ़ा दिया गया है। तो कि 2020 तक ये प्रक्रिया चलेगी कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त कर सकेगा। वर्तमान में 2021 में हम है, अब इस प्रक्रिया में फिर संशोधन होगा, आगे जो आएगा हम बताते हैं। लोकसभा के चुनाव की प्रणाली की बात करें, राज्यसभा का तो पढ़ लिया, कैसे चुनाव होता है लोकसभा में, तो हम सभी वैसे ही जानते हैं। ठीक है, नॉर्मल देखते ही रहते हैं, बस वही प्रक्रिया है, उसको हम कागजी रूप में दे दें तो वही प्रक्रिया है। तो लोक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कैसे होगा? तो लोकसभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है, और इस संबंध में 2 तरह के उपबंध बनाए जाते हैं। कौन सा? लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात भी सभी राज्यों के लिए एक ही साथ हो, और उन राज्यों पर यह लागू नहीं होता जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है। यानी कि ऐसा नियम बनाया गया कि इस हिसाब से सीटों का आवंटन किया जाए कि सभी राज्यों के लिए वो अनुपात जनसंख्या का बिल्कुल बराबर बैठे, लेकिन जिनकी जनसंख्या 60 लाख से कम है उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता है।
प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का आवंटन स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में एक ही साध्य में हो। ठीक है, यानी कि उनका जो प्रतिनिधित्व हो उसमें एक रूपता बनी रहे, इसलिए। और प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन किया जाता है। प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन मतलब राज्यों को लोकसभा में स्थानों पर का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, ये सारी चीजें प्रत्येक जनसंख्या के बाद की जाती हैं। ठीक है, और संसद को ये अधिकार है कि इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण करे, और इसी के तहत संसद ने 1952, 62, 72 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किया था। ये जो परिसीमन होता है, हम नहीं कहते कि चुनाव के पहले परिसीमन कर दिया गया कि कौन सा क्षेत्र कहाँ लगता है, यानी कि अगर मान लीजिए हमने कह दिया कि कोई एक लोकसभा है, उसका दायरा यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये निर्धारण किसके तहत किया गया? परिसीमन के तहत ही किया गया कि इतनी जनसंख्या इस लोकसभा के तहत आएगी, इतनी जनसंख्या अगले के तहत आएगी, तो ऐसे इसका बांटन किया गया। ठीक है, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें, 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्यों में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया, और 1971 की जनगणना के आधार पर इस प्रतिबंध को 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो उसमें लोकसभा में स्थानों का आवंटन करना और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन करना, इसको क्या कर दिया गया था? वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया। स्थिर मतलब जो जैसी स्थिति में है उसको उसी रूप में बना रहने दिया गया 1971 की जनगणना के आधार पर। लेकिन इसके बाद 84वीं संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों तक यानी 2026 तक के लिए फिर उसको बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 2026 तक जो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य परिसीमन की स्थिति है वो 26 तक ही वैसी रहेगी, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। उसके बाद 26 के बाद अगर कहीं सरकारें या संसद में या आयोग ने चाहा तब उसका परिसीमन करके किसी क्षेत्र का कम ज्यादा कर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 84वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई कि 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः संयोजन कर सकती है। तो ये कहा गया कि वो राज्यों में सरकार उनका समायोजन कर सकती है, यानी परिसीमन के क्षेत्रों में आगे उतार चढ़ाव किया जा सकता है। बाद में 87 संशोधन अधिनियम 2003 में जो हुआ, उसमें निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया और ना कि 2091 की जनगणना के अनुसार। तो इस तरह से लोकसभा राज्यों में लोकसभा के स्थानों और आवंटन की संख्या को बिना बदले ये सारी चीजें की जाती है। तो ऐसे लोकसभा के क्षेत्रों का निर्धारण होता है। ठीक है, ये परिसीमन आयोग के द्वारा ये क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। तो अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण की बात करें, लोकसभा में कैसा आरक्षण है? तो संविधान में किसी धर्म विशेष की प्रतिनिधित्व पद्धति का त्याग किया गया है। हमारे संविधान में किसी धर्म विशेष को कोई प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं है, लेकिन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित कर दी गई, आरक्षण की सुविधा कर दी गई। अब ये क्या था? प्रारंभ में ये आरक्षण 10 वर्षों के लिए किया गया था, 1960 तक किया गया था जब सरकार बनी थी प्रारंभ में आजादी के बाद। उसके बाद इसको हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1960 के बाद 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 1970 कर दिया गया, और 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक बढ़ा दिया गया। सीटों का आरक्षण अनुसूचित जनजातियों और जाति और जनजाति के लिए कैसा है? तो उसमें क्या किया गया? अनुसूचित जनजातियों और जातियों और जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई, लेकिन उसमें क्या था? उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या है कि मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ने का अधिकार है। जैसे सामान्य चुनाव होते हैं वैसे ही वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, बट एक सीट हो जाती है कि इस क्षेत्र में आपको इतने प्रतिशत सीटें आपको अनुसूचित जातियों को देना है, इतने प्रतिशत सीटें आपको अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित करनी है पार्टियों को। तो 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में आरक्षित सीटों
को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया सामान्य सीटों की तरह, और 87 संशोधन अधिनियम 2003 में जो हुआ उसमें आरक्षित सीटों को 91 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर नियत किया गया। तो ये इस तरह से इनका आरक्षण के आधार पर इनकी सीटें निर्धारित की जाती हैं। अब ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है? ये हमारे संविधान या हमारी इस चुनावी प्रक्रिया में ये कौन सी सिस्टम है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, यानी कि संविधान में राज्यसभा के लिए क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा ने नहीं अपनाया। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, लेकिन लोकसभा में इसको अपनाया नहीं गया। लोकसभा में क्या किया गया? इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जिसको कहा गया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार बनाया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या हो गया? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम अपने कानपुर की बात करते हैं, तो कानपुर की संसदीय सीट से जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी सांसद होगा कानपुर संसदीय क्षेत्र का, तो वो क्या करेगा? कानपुर का संसदीय क्षेत्र जहां से जहां तक लगेगा वो क्या करेगा? अपना उसका वो निर्वाचन क्षेत्र कहलाया, और वो सांसद क्या करेगा? अपने वो उसका क्षेत्र बन गया, वो उसी का प्रतिनिधित्व करेगा अपने उस कानपुर के उस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत। जो भी घटनाएं होंगी, जो भी क्रियाकलाप होगा, जो भी विकास होगा नहीं होगा, उसका उत्तरदायी कौन होगा? वो सांसद होगा जो वहां से चुना जाएगा। ऐसे ही प्रत्येक राज्य में और पूरे देश में ऐसे ही ये निर्धारण किया गया। ठीक है, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और दूसरे शब्दों में क्या है? ये अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों को सुरक्षित नहीं करता। तो इस तरह से अब लोकसभा के चुनाव में जैसे प्रत्याशी जीतते हैं वही सारी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना। ठीक है, यानी इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, और यहाँ तक कि सबसे छोटे जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से इसका हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व दो प्रकार है जिनके नाम है एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था और एक होता है सूची व्यवस्था। तो भारत में क्या है? राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था मतलब एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था जिसको कहते हैं। तो भारत में ये व्यवस्था अपनाई गई, एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था। किसके लिए अपनाई गई? राज्यसभा के लिए, राज्य विधान परिषदों के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए ये व्यवस्था अपनाई गई। कौन सी? एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था। ठीक है, और फिर संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कौन सी विधि बनाई? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की। लेकिन इसे संविधान में दो कारणों से नहीं अपनाया गया। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से नहीं होता है, उसका दो कारण। पहला कि मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया क्या है? एक जटिल हो गई, यानी समझने में कठिनाई होगी मतदान प्रक्रिया को, क्योंकि देश में उस शैक्षणिक स्तर कम था। ठीक है, और बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता संसद में होगी। इस कारण से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को लोकसभा के सदस्यों के लिए नहीं बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा अनुपातिक प्रतिनिधित्व में कुछ अन्य दोष हैं कि ये खर्चीली व्यवस्था भी है, उपचुनाव का कोई अवसर भी नहीं प्रदान करती ये व्यवस्था, और मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है, अल्पसंख्यक और सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है ये, और पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है और मतदाताओं के महत्व को कम करती है ये व्यवस्था। इसीलिए इस कारण से लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत नहीं की गई। अब बात आती है राज्यसभा की अवधि की। ठीक है, राज्यसभा की अवधि की। अब राज्यसभा में पहली बार 1952 में स्थापित, क्या है? राज्यसभा पहली बार कब स्थापित की गई? 1952 में स्थापित की गई, और तब से राज्यसभा क्या है? निरंतर चलने वाली एक संस्था है। ठीक है, राज्यसभा तब से निरंतर चल रही है। ठीक है,
राज्यसभा तब से निरंतर चल रही है 1952 से, और ये एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन कभी नहीं होता। कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इसका कि कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा का कब भंग की जाती है, कितने दिनों के बाद, तो राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती, इसका विघटन नहीं होता है। इसके लेकिन क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष इसके सेवानिवृत्त हो गए, तो जितनी सीटें खाली हुई फिर उनका चुनाव करके उन सीटों को भर दिया गया। फिर अगले 2 साल बाद फिर अगले सदस्य उसके सेवानिवृत्त हुए। तो ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये कभी खत्म नहीं होती है। ये निरंतर चलने वाली संस्था है, कभी विघटन इसका नहीं होता है। ठीक है, और ये सीटें चुनाव के द्वारा भर दी गई, सारी सब कुछ हो जाता है इसका। और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में इनका मनोचयन किया जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं और नामित होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जिनकी सदस्यता समाप्त हो गई है तो वो दोबारा राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते, वो कितनी भी बार राज्यसभा का सदस्य बन सकते हैं। राज्यसभा की अवधि के बाद आगे चले तो संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पद अवधि निर्धारित नहीं की है, इसे संसद पर छोड़ दिया गया। राज्यसभा के सदस्यों का मतलब अवधि कितनी है राज्यसभा के, तो इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की अवधि कितनी होगी, 6 साल होगी। ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए होते हैं और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इनका नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया था। ठीक है, तो पहले बहस में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाएगा। फिर उसके बाद इस अधिनियम को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति आदेश को संसाधित करने के लिए एक अधिकार भी दे दिया गया, यानी 6 वर्ष इनकी पदावधि निर्धारित की गई। लोकसभा के सदस्यों की अवधि की बात करें तो राज्यसभा लोकसभा और कैसे राज्यसभा से अलग लोकसभा क्या है, हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, संस्था नहीं है। लोकसभा भंग हो जाती है, लोकसभा निरंतर चलने वाली संस्था नहीं है। ठीक है, सामान्य तौर पर इसकी अवधि क्या है, आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए इसकी अवधि होती है। यानी आम चुनाव जब हुआ उस दिन से, उस बैठक से, पहले दिन की बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का इसका समय होता है। इसके बाद ये खुद अपने आप विघटित हो जाती है, इसका ये भंग हो जाती 5 साल के बाद। ठीक है, राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी किसी भी समय अगर मतलब मत नहीं है, सरकार अल्पमत में है, तो वो भंग भी की जा सकती है 5 साल के पहले भी। इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई आपातकाल की स्थिति आ जाती है तो लोकसभा की चुनाव की अवधि क्या होती है, 1 वर्ष तक हम उसको बढ़ा सकते हैं, 5 वर्ष की बजाय उसको 6 वर्ष कर सकते हैं, अगर कभी आपातकालीन स्थिति आ जाएगी। ठीक है, और आपातकाल खत्म होने की दशा के बाद 6 महीने की अवधि से इसका विकार खत्म हो जाता है। ठीक है, ये चीजें थी हमारी लोकसभा और राज्यसभा। इसके संविधान में संसद का सदस्य चुने जाने के लिए, यानी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यताएं भी होनी चाहिए, अगर हम इसकी बात करें तो संविधान संसद के सदस्य की अहर्ताएं रखने के लिए संविधान में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे उस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के शपथ उसे किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी चाहिए। अपनी शपथ में वह सौगंध लेता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, और उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये योग्यताएं हो गई जो संसद आपसे मांगती है। उसके बाद अन्य योग्यताएं निर्धारित की गई 1951 में जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बना, उसमें कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई। इसमें उस व्यक्ति को राज्य या संघ क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत भी होना चाहिए, मतदाता भी होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए। यानी कि आप जिस संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे हैं वहां के मतदाता सूची में वो उस क्षेत्र के पंजीकृत आप मतदाता भी होने चाहिए। ठीक है, वर्ष 2003 में सरकार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचन की बाध्यता भी समाप्त कर दी थी और बाद में 2006 में उच्चतम न्यायालय ने सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया, यानी राज्यसभा के निर्वाचन की जो बाध्यता थी उसको खत्म कर दी गई। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ता है, ये भी एक योग्यता है, आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजाति का उसको सदस्य होना भी चाहिए।
ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है, मतलब वो आरक्षित सीट पर तो लड़ भी सकते हैं और जो आरक्षित नहीं है सामान्य कुछ सीटें हैं उनमें भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कोई संसद के अनुसार, संविधान के अनुसार कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है, तो यदि वह भारत सरकार या किसी सरकार के कोई लाभ के पद पर है तो वो नहीं बन सकता है। ठीक है। अगर न्यायालय उसको पागल या दिवालिया घोषित कर देती है तो नहीं बन सकता है। अगर वह भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से उसने अर्जित कर ली है, किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को भी स्वीकारा है, तो वो भारत का संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। और यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निरहित कर दिया गया हो तो भी वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। तो ये सारी कुछ योग्यताएं हैं जिनसे व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है। तो अब आज की क्लास में इतना ही, शेष कल इसके आगे की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं